हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रभम क्लासेज। तो हमने पिछले क्लास में चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी कंप्लीट किया था। हमने साथ ही साथ उसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया था। तो अब हम चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। चैप्टर 3 है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इसमें बेसिकली हम लोगों को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो डिज़ाइन कैसे हुआ, हमें क्या क्या डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो अगर चैप्टर में आप देखेंगे तो उसमें फर्स्ट पेज में दिया हुआ है नेल्सन मंडेला के बारे में। बेसिकली उसमें साउथ अफ्रीका के बारे में दिया हुआ है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। वो कहानी इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो बताना चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश में कितना ज़रूरी होता है। अगर आप चैप्टर की शुरुआत में देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वो इसलिए बताया गया है क्योंकि वो बताना चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी देश के लिए कितना ज़रूरी होता है, कितना डिफ़िकल्टी का सामना करके साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग उसको पहले जानते हैं। साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका था वो नेल्सन मंडेला का था। नेल्सन मंडेला। अगर आप मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बनने का अगर मुख्य कारण अगर आप समझें तो वो था अपार्थेड। ठीक है, अपार्थेड कहने का मतलब रंग भेद। ये रंग भेद का कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं है अपार्थेड, लेकिन अपार्थेड जो था वहाँ पे सिस्टम था। एक तरह से बोलिए तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट था उसका पॉलिसी था अपार्थेड कि गोरे लोग ब्लैक पे रूल करेंगे। ठीक है, बहुत सारे सुख सुविधाएं जो है वो ब्लैक लोगों को नहीं मिलेगा। ब्लैक लोगों के लिए अलग टॉयलेट रहेगा, वाइट के लिए अलग टॉयलेट रहेगा। मतलब जितना भी इंटरटेनमेंट का हो गया, ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, सारा चीज़ अलग अलग होता था ब्लैक्स और वाइट्स के लिए। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो था मेनली 3 तरह के रेस हुआ करते थे। तो पहला था वो थे ब्लैक्स, दूसरे थे वो थे वाइट्स, और तीसरा जो था वो था मिक्स्ड रेस। ये जो ब्लैक्स थे, आपको पता हो कि साउथ अफ्रीका में जो जनरली जो रेस पाया जाता है वो ब्लैक्स होते हैं। ये जो ब्लैक्स थे वहाँ के नेटिव थे, ये वहाँ के नेटिव थे। ये क्या थे, वो मेजोरिटी में थे। डेफिनेटली कोई भी अगर वहाँ का नेटिव है तो वो मेजोरिटी में होगा। तो जो ब्लैक्स थे वो साउथ अफ्रीका में वो मेजोरिटी में थे, ये आपका मेजोरिटी में थे। ये जो वाइट्स थे ये साउथ अफ्रीका के नहीं थे, ये वहाँ के नेटिव नहीं थे। ये क्या है, बाहर से आए थे, जैसे ब्रिटेन हो गए। ठीक है, ये वहाँ के थे, ये आपका माइनॉरिटी में थे, मतलब बहुत ही कम संख्या में थे ये। और जो मिक्स्ड रेस थे ये भी माइनॉरिटी में थे। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे ब्रिटिश कैसे रूल करने लगे। वो भी एक कंपनी के रूप में आई थी, वो भी बहुत कम संख्या में थे। जब 1600 में वो आए थे तो एक कंपनी के रूप में आए थे कि व्यापार करने के लिए आए थे। उसी टाइप से यहाँ भी साउथ अफ्रीका में भी कुछ लोग वाइट्स लोग आए, ठीक है, धीरे धीरे अपना कब्जा जमाया और वहाँ पर रूल करने लगे साउथ अफ्रीका में। इसी तरह से इंडिया में भी ब्रिटिश लोग धीरे धीरे रूल करने लगे, सेम वहाँ भी ऐसे था। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक्स मेजोरिटी होने के बावजूद भी वहाँ पर रूल नहीं कर पाते थे। ठीक है, लेकिन वाइट्स ये माइनॉरिटी में थे, फिर भी वहाँ पर रूल कर सकते थे। ये जो मिक्स्ड रेस थे, मिक्स्ड रेस का मतलब जो मतलब ना ही पूरे ब्लैक थे ना ही पूरे वाइट थे। जैसे इंडियन लोग हो गए, है ना, इन्हें ब्राउन ब्राउन बोला जाता है। तो वहाँ इंडियन जो थे साउथ अफ्रीका में वो लोग भी रूल करते थे। तो क्या है, वहाँ पे ना सिस्टम था जिसे कहते थे अपार्थेड। ये वहाँ पे सिस्टम बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो माइनॉरिटी जो वाइट्स लोग हैं, इन्होंने वहाँ पे सिस्टम बनाया था अपार्थेड का सिस्टम सोसाइटी में, कि वहाँ पे जो वाइट्स हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा, है ना। वो भले माइनॉरिटी में है लेकिन वाइट्स जो हैं उनको ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा। जो ब्लैक्स हैं वो अंडर प्रिविलेज रहेंगे, कुछ सुख सुविधा उसको नहीं मिलेगा। सिनेमा हॉल अगर जाना है तो ब्लैक्स के लिए अलग सिनेमा हॉल है, स्विमिंग पूल अलग है, वाइट्स के लिए अलग है। तो मतलब वाइट्स के लिए जो अच्छा सुख सुविधाएँ था, लेकिन ब्लैक्स के लिए वैसा नहीं था। तो जो नेल्सन मंडेला जो थे वो भी ब्लैक्स थे, इनको ये बात अच्छी नहीं लगी, है ना। अगर ये अपार्थेड सिस्टम की अगर आप बात करें तो ये बेसिकली 1950 के आसपास स्टार्ट हुआ था और ये लगभग 1990 तक चला, मतलब 40 साल चला। तो नेल्सन मंडेला जब जब इन्होंने देखा कि अपार्थेड का सिस्टम साउथ अफ्रीका में अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल ही बुरा है, कैसे कोई अपना शरीर का जो फेस है उसका रंग के आधार पर दूसरे पे भेदभाव कर सकता है। ठीक है, ये इनको अच्छा नहीं लगा।
तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो वाइट्स थे उनको ये बात अच्छा नहीं लगा, तो ये वाइट्स लोग क्या किए कि नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिए। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई कि नेल्सन मंडेला जो थे वो इसके खिलाफ लड़ाई इसके खिलाफ लड़ाई में उन्हें 28 साल जेल में रहना पड़ा था। फाइनली जब 28 साल ये जेल में रहे, फिर भी ये अंदर से ही कैंपेन करते रहे, इन्होंने कभी हार नहीं माना। और फाइनली जब ये 28 साल के बाद, ये लगभग 28 साल तक ये जेल में थे। फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये जो नेल्सन मंडेला थे वो 1964 में गए थे जेल, ये 28 साल जेल में गुजारे, और फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है? आप देखें कि सारा जो खेल था वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर था, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक वो बुक होता है, लॉ बुक होता है, ठीक है। बुक होता है वो लॉ का होता है, बुक ऑफ लॉ होता है। उसमें क्या होता है, सारा चीज़ लिखा हुआ होता है कि कोई भी गवर्नमेंट कैसे रूल करेगा, ठीक है। जो वहाँ का जो सिटीजन है उसका क्या राइट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाइट्स हैं, माइनॉरिटी वाले ही हैं, वो रूल कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं कि कोई कौन रूल करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ठीक है किसका क्या राइट है, कौन अपने राइट के अंदर रूल करेगा, ठीक है, उसका क्या लिमिट है। इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए नेल्सन मंडेला ने काफ़ी मेहनत की साउथ अफ्रीका में, और फाइनली 1994 में बना। तो ये तो पूरा साउथ अफ्रीका के बारे में था, ठीक है। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो है वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो हम लोग उसको देखते हैं। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों ज़रूरत पड़ता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि आप सीधा सीधा ऐसे सिंपल वर्ड में समझिए कि चूँकि देखिए साउथ अफ्रीका में किसी को कुछ पता नहीं था कि कौन गवर्नमेंट बना सकता है ना, कौन जनता पे रूल कर सकता है, जनता का क्या सुख सुविधा होगा, हम लोग कुछ पता नहीं था साउथ अफ्रीका में। तो क्या इसीलिए, ताकि कहीं पे लिखा हुआ हो स्पष्ट कि कैसे गवर्नमेंट बनेगा, ठीक है, जो वहाँ का जनता है उसका क्या प्रिविलेज होगा, उन्हें क्या सुख सुविधा मिलेगा, ठीक है, वो सब लिखा हुआ होना चाहिए। गवर्नमेंट का क्या लिमिट होगा, तो कहीं तो ये सब लिखा होना चाहिए, जिसके अनुसार पूरा कंट्री है वो गवर्न होगा। इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी कोई गवर्नमेंट है, वो सिटीजन पे कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो आप कैसे आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि कहीं पे लिखा होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, उसमें फंडामेंटल राइट है, उसमें गवर्नमेंट का लिमिट लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कहाँ तक रूल कर सकता है। तो क्या है कि ट्रस्ट का बात होता है कि हमें ट्रस्ट कैसे होगा, हमारा ट्रस्ट कैसे होगा कि मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट कैसे रूल करेगा, हमारा ट्रस्ट होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सारा लिखा हुआ होता है, एक ट्रस्ट है कि अगर कुछ गलती हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाएंगे कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है, इसका ब्रीच हो रहा है। तो इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया है कि अगर आपके मान लीजिए कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कैसे जा सकते हैं, आप बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के तहत मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो कहीं तो लिखा होना चाहिए, है ना। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हो, क्योंकि एक ट्रस्ट होना चाहिए, कि विश्वास होना चाहिए कि कहाँ पे हम विश्वास कैसे करें, ठीक है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। तो सबसे पहली बात उसमें ट्रस्ट का हो गया। सेकेंड, अगर देखें कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगा, वो कहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, वरना अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहेगा तो कोई भी कैसे गवर्नमेंट बना लेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया का एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ मोनार्क है ना। चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर वन पार्टी रूल है, आप कोई भी पार्टी बना लीजिए, लेकिन वहाँ पे एक ही जो मुख्य पार्टी है उसी का सरकार बनता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, है ना, यहाँ पे पार्लियामेंट होगा, यहाँ पे जुडिशरी होगा, एग्जीक्यूटिव का क्या क्या रोल है, जुडिशियल का क्या क्या रोल है, पार्लियामेंट का क्या क्या रोल है, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ताकि लिखा हुआ हो स्पष्ट, और हमारा ट्रस्ट हो उसमें कि अच्छा ऐसा लिखा हुआ है तो इसी के अनुसार कंट्री गवर्न होगा। इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ता है। और इसमें लिख सकते हैं आप कि जैसे कि राइट, सिटीजन का क्या राइट होगा, नहीं होगा, है ना। जैसे हमारा भी जो फंडामेंटल राइट है, जो कि हमारा पार्ट थर्ड में है, पार्ट हाँ, जो कि हमारा पार्ट थर्ड में है फंडामेंटल राइट। इसमें ऊपर डीपीएसपी है, ठीक है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि जनता को मतलब क्या क्या सुख सुविधा मिलना चाहिए। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन डीपीएसपी में साफ साफ लिखा गया कि सरकार को कोशिश करना चाहिए। तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखा हुआ है, बहुत सारे देश में ये सब चीज़ नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। आप इसमें पॉइंट बना कर लिख सकते हैं। अगर इसमें पहला लिखें तो इसमें लिखिएगा कि लिख सकते हैं फॉर ट्रस्ट, ठीक है,
फॉर ट्रस्ट, विश्वास के लिए, ठीक है, कि विश्वास हमें कैसे होगा। अब इसमें दूसरा लिख सकते हैं कि राइट्स, किसका क्या राइट है, भले वो प्रधानमंत्री हो, भले वो राष्ट्रपति हो, उसका कुछ लिमिट है, उसका राइट का कुछ लिमिट है, वो उससे पार नहीं कर सकता, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर उसको पार करता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। राइट्स, राइट्स इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फैसिलिटीज ऑफ सिटीजन, ठीक है, सिटीजन को क्या क्या सुख सुविधा मिलेगा वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ताकि सारा कुछ लिखा हुआ हो और उसके अनुसार से कंट्री गवर्न हो, ठीक है। हम लोग को इसमें देखना है नेक्स्ट कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे फॉर्म हुआ, उसको हमको देखना है इसमें लास्ट। इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो इसमें हम लोग को देखना है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉर्म हुआ, क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1947 में, ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनने का जो प्रोसेस है वो 1946 में ही स्टार्ट हो गया था। दिसंबर 1946 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो कैसे बनना स्टार्ट हुआ तो इसको हम लोग पहले देखते हैं। क्या है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही मतलब बड़ा बात है उस टाइम के लिए, क्योंकि उस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, ठीक है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में अब ये दिक्कत था कि उसका जो मेंबर है उसको कैसे चुना जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई रैंडमली मेंबर को चुन लेंगे तो ये तो नाइंसाफ़ी होगा कि कैसे आप वहाँ पे चुन लिए। भले ही उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो सबसे बड़ी पार्टी थी, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो दिल्ली बनाने की चीज़ नहीं है, उसको हम लोग दिल्ली नहीं बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे जो रिजिड भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसा बनाएंगे ताकि ये बहुत लंबे समय तक चले। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि उन्होंने जो पहले होता था प्रोविंशियल असेंबली उसको बोला करते, जिससे आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं, जैसे एमपी एमएलए चुनते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है उसके अंदर, ठीक है। तो क्या उसमें प्रोविंशियल असेंबली हुआ करता था, कैसे होता था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि हर प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होगा, वो कैसे होगा, वो जनता के द्वारा होगा और वो वहाँ से कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। तो क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जितने प्रोविंशियल असेंबली थे इंडिया में, जितने भी क्या है कि प्रोविंशियल असेंबली थे, सबका एक रिप्रेजेंटेटिव था। तो क्या किया कि सबसे जो आसान बात था, क्योंकि वो भी जनता से चुन के आए थे, तो हम लोगों ने क्या किया, उनको ही मेंबर बना दिया सबको। तो एक ये भी उसका फ़ायदा हो गया कि सब जनता से चुन के आए थे तो हमने उसको चुन लिया। अब और इसमें था कि कुछ जो प्रोमिनेंट पर्सन उसमें थे, जो बहुत ही मतलब जानकार थे, देश को आज़ाद करने में बहुत ही हेल्प किया था, उसको कैसे लाया जाए। तो क्या है कि उसको नॉमिनेट किया गया था यूनानिमसली, सबकी सहमति के आधार पे उनको नॉमिनेट किया गया था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली था उसका जो फॉर्मेशन था वो 1946 में हुआ था, ठीक है। 1946 में फॉर्मेशन इससे हुआ था। उस टाइम पे इसके जो टोटल मेंबर थे वो 389 थे, 389 मेंबर थे उस टाइम। अब क्या हुआ, 1946 में बना था। अब 1947 में क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान से धर्म के आधार पर बट गया। अब एक और टेंशन आ गया, क्योंकि एक इतने बड़े देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक तो पहला टेंशन था। अब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया धर्म के आधार पे, तो क्या है कि सबके धार्मिक भावनाओं पे ठेस पहुंचा, ठीक है। अब 389 मेंबर जो थे वो कुछ मेंबर पाकिस्तान चले गए, ठीक है। तो टोटल मेंबर बचे थे इंडिया में वो अब इसमें 299 थे, ठीक है। तो अब इनके सामने प्रॉब्लम था कि कैसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो हमें अपने जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके प्रति बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए कि इतने ही ख़राब समय से गुजरते हुए भी उन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगभग 3 साल का समय लगा, 2 साल 11 महीना कुछ दिन लगा, तो टोटल लगभग 3 साल का समय लगा, लेकिन उन्होंने बनाया और बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये जो 299 मेंबर थे, ये समय समय में इनकी मीटिंग हुआ करती थी, ठीक है। सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी इनकी दिसंबर 1946 में हुई थी। इन्होंने जिस टाइम इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया था वो था 26 नवंबर 1949,
26 नवंबर 1949। लेकिन उन्होंने सोचा कि उस टाइम पर इनेक्ट नहीं करेंगे। 26 जनवरी 1950 को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि उस टाइम पे माना जाता है कि नेहरू जी ने सबसे पहले बहुत दिन पहले सोचा था कि हम जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी को ही इनेक्ट करेंगे। तो चूँकि 26 नवंबर को बन गया था, 2 महीना का समय था, इसलिए बोला कि पोस्टपोन कर सकते हैं। तो लास्ट में 26 जनवरी 1950 को इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। ऐसा नेहरू जी का सपना था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। 26 नवंबर 1949 फिर 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट हो गया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में अगर जाने तो इनके जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था उनके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे। अगर इनके आप चेयरमैन की बात करें तो BR अम्बेडकर थे। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि जो BR अम्बेडकर थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मोटा मोटी कैसे होगा उसको बनाया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा मोटा मोटी उन्होंने बनाया कि ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उस ड्राफ्ट के आधार पे जितने भी मेंबर थे उनकी जब मीटिंग होती थी तो उनमें डिस्कशन डिलिब्रेशन होता था। ठीक है, इनमें क्या अमेंडमेंट करना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी लिखा हुआ है, जितना भी उसमें आर्टिकल है, जितना भी उसमें पार्ट्स है, जितना भी उसमें शेड्यूल है, सभी लोगों के द्वारा जो मीटिंग होता था उसमें यूनानिमसली सबकी सहमति के आधार पर ही बना था। ठीक है, तो लगभग उसमें 100, 150 या 160 दिन की मीटिंग हुई थी पूरे 3 साल में, और उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। तो आपने देखा कि कैसे हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ। अब इसमें और पाएंगे कि इसमें भले ही अलग अलग विचारधारा के लोग थे, इस पूरे 299 मेंबर में अलग अलग विचारधारा के लोग थे, लेकिन उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने विचारधारा को साइड में रखा और देश को सबसे पहले रखा। आप पाएंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी कभी बनती नहीं थी, इनके विचारधारा बिल्कुल अलग थे। महात्मा गांधी के विचारधारा बिल्कुल अलग थे। महात्मा गांधी तो यहाँ तक कि वो अपने आप को पावर से अलग रखते थे। आप पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो था उसमें महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं था। रोल था अंदर से ही, अगर मान लीजिए कहीं मीटिंग हुआ तो वो सामने पूछ लिया करते थे कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन वो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे क्योंकि उनको पावर बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वक्त उनके विचारों को बिल्कुल ध्यान में रखा गया था। बहुत सारे विचार हैं जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की बात कि उसमें क्या क्या जो मेन वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, उनको हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो क्या क्या लिखा हुआ है, टर्मिनोलॉजी उसका हम लोग मतलब समझते हैं। ठीक है, इंडिया का प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लें। प्रियम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आधार है, वो बेस है एक तरह से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य जो धारा है वो क्या है, वो प्रियम्बल में बताने का कोशिश किया गया है। ठीक है, हम लोग उसके इंडियन प्रियम्बल को देखते हैं, उसका टर्मिनोलॉजी को देखते हैं कि उसका मतलब क्या है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इंडियन प्रियम्बल, चैप्टर के लास्ट में इंडियन प्रियम्बल का मतलब दिया हुआ है, हम लोग उसको देखते हैं। इसमें हम लोग पाएंगे कि इसका जो टर्म है, जो बड़े बड़े टर्म हैं, वो महात्मा गांधी के थॉट से लिए गए थे। अब आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं था, लेकिन उनके विचारधारा को समाप्त नहीं कर, उनके विचारधारा को बिल्कुल जीवंत रखा गया और वहाँ पे ऐड किया गया उसको, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल है उसमें। ठीक है, वो क्या क्या था हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी ने 1931 में एक यंग इंडिया जो मैगजीन है उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के थॉट को लिखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। यंग इंडिया में उन्होंने बहुत सारे टर्म लिखे थे, उनको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। ठीक है, अगर इंडियन प्रियम्बल आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जो मेन इसमें जो वर्ड हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला वर्ड है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया कहने का मतलब हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है, कौन है ये हम भारत के लोग। तो उस टाइम पे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जब गठन हो रहा था उसमें ट्राई किया गया ये कॉन्स्टिट्यूशन हो वो भारत की पूरी जनता का उसमें हाथ हो। तो कैसे, तो हमने बताया जो प्रोविंशियल असेंबली था उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको उन्होंने मेंबर बनाया, क्योंकि सारी जनता उन्हें चुनी थी, इसलिए उन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि बाद में कोई ये नहीं बोल सकता कि कोई भी काम यूनानिमसली नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसको वही मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, क्योंकि सारा उसमें भारत के लोगों का इनडायरेक्टली हाथ था। ठीक है, इसके आगे अगर आप देखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमनली रिजॉल्व्ड
टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन, ठीक है। इसमें सोवरेन वर्ड है एक, सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है कि कंट्री का कोई भी डिसीजन है तो कंट्री के भीतर रह रहे लोग ही करेंगे, उसमें एक्सटर्नल फोर्स का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। इंडिया क्या है, एक सोवरेन कंट्री है। यहाँ का कोई भी डिसीजन होगा तो कौन लेगा, यहाँ का सिटीजन लेगा। सिटीजन किसके थ्रू लेगा, तो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। हम लोग MP MLA चुनते हैं तो पार्लियामेंट में हमारे ही बिहाफ में डिसीजन लेते हैं, तो वही है सोवरेन। कोई भी जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, एक्सटर्नल फोर्सेज जो हैं, जैसे दूसरे देश के लोग यहाँ पर कोई भी टांग नहीं अड़ा सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग सोवरेन बोलते हैं। सोवरेन के बाद इसमें है सोशलिस्ट। ये कोई भी कंट्री होता है, दो तरह का कंट्री होता है, सोशलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट होता है। हमारे इंडिया है वो सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का कहने का मतलब है कि जो कंट्री का जो वेल्थ है, जो कंट्री का जो पूरा जो धन जो पैसा है, ठीक है, वो किससे जनरेट होगा, वो यहाँ के जनता से ही जनरेट होगा और जनता में ही बांट दिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सोशलिस्ट होता है। एक कैपिटलिस्ट होता है। कैपिटलिस्ट क्या होता है, इंडस्ट्री बेस्ड। जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट जो होते हैं, बड़े बड़े जो वेल्दी पर्सन होते हैं, उनके बिहाफ पे रूल, बड़े बड़े इंडस्ट्री है उनको ध्यान में रख के कानून बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सोशलिस्ट में ऐसा नहीं है। सोशलिस्ट में क्या है कि ऐसा नियम बनाया जाता है कि देश की जो सारी जनता है उन तक ये इसका जो बेनिफिट है वो पहुँचे, उनका मतलब सोशलिस्ट होता है। जो धन है वो सोशली जनरेट भी होगा और सोशली डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा, इसका मतलब सोशलिस्ट होता है। सेकुलर, इसमें अगला जो वर्ड है वो सेकुलर है। सेकुलर का हिंदी बोले तो धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर कहने का मतलब कि कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे भारत, हमारा जो इंडिया है, ऐसा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। अगर मान लीजिए धर्म के आधार पर अगर आप किसी को ठेस पहुँचाना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। आप अपना धर्म का प्रचार कीजिए, लेकिन हाँ, किसी को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। ये सेकुलर है। इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है। सेकुलर के बाद है सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। देखिए, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो तो लोगों के द्वारा चुना हुआ होगा ही, लेकिन सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट होगा। जो पॉलिटिकल राइट है, जो वोटिंग का जो अधिकार है, वो सबको सेम होगा। एक ही वोट सबको करने मिलेगा और वोट का अधिकार भी एक ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उसका एक वोट दो काउंट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेटिक का ये मतलब जो पॉलिटिकल राइट है, जो वोट करने का अधिकार है, सबको बराबर मिलेगा, ठीक है। डेमोक्रेटिक के बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक गणतंत्र, जो हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, रिपब्लिक डे। रिपब्लिक का मतलब है जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट का मतलब प्रेसिडेंट, स्टेट मतलब कंट्री, इंडिया। इंडिया का जो हेड है वो कौन है, प्रेसिडेंट है। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ स्टेट, जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्टेड होना चाहिए, उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं, तो उसका मतलब रिपब्लिक हो गया, ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो इसमें है जस्टिस। जस्टिस का मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट बनाया है। आपको बिल्कुल जस्टिस मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जस्टिस का मतलब क्या है कि आपके धर्म, ठीक है, आपके कास्ट, आपके रेस के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस का मतलब है न्याय, ठीक है, आपको न्याय मिलेगा। हमने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया, हाई कोर्ट बनाया, जिला कोर्ट, बहुत सारे हैं। अगर मान लीजिए आपका कुछ फंडामेंटल राइट का वायलेशन है या फिर कुछ भी है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको जस्टिस मिलेगा। आपको कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, ठीक है, आपको सेक्स के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस के बाद देखें, इसमें नेक्स्ट है वो है लिबर्टी। फिर इसमें है आपका इक्वालिटी। फिर इसमें है फ्रेटर्निटी। लिबर्टी कहने का मतलब है आज़ादी, ठीक है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, आप कुछ भी सोच सकते हैं, है ना, आपको सोचने में बिल्कुल आज़ादी है। एक्सप्रेशन, आपको कभी एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे आप कुछ अपना थॉट देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप दे सकते हैं, बिल्कुल आप आज़ाद हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इक्वालिटी, इक्वालिटी कहने का मतलब इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समझ सभी लोग बराबर होते हैं। कभी वेल्दी हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा, ऐसा नहीं है कि कानून उसके लिए अलग है, सबके लिए कानून क्या है, वो बराबर है। इक्वालिटी का मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ में सभी बराबर हैं। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड, जो कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं वो आपस में भाई बहन के रूप में रहेंगे, तो उसका नाम फ्रेटर्निटी हो गया, ठीक है। तो इंडियन प्रीएम्बल का कुछ एक टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, इस चैप्टर के लास्ट में दिया हुआ है, तो इसका हमने सारा मतलब समझा। तो
तो चैप्टर को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।